हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चित्रकला शैली को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ किया और बिल्कुल अच्छे से समझा और कोशिश की कि भाई सभी फैक्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली हम कवर कर सकें। और आज के इस वीडियो के अंदर उसी वे में हम जो है वो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियोस हैं वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आने वाली हैं और फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग जीके सेक्शन तो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसीलिए ज़्यादा देरी किए बिना हम जो है वो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का वर्गीकरण। तो राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनका वर्गीकरण क्या है तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं और वहीं पर शुक्र नीति ने कितने बताए हैं, 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। अब जो कौटिल्य के 4 प्रकार दुर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो है औद्रक दुर्ग, दूसरा है पर्वत दुर्ग और तीसरा धानवन और वन दुर्ग। तो ये 4 है। वो औद्रक दुर्ग जो होता है वो कौन से दुर्ग को कहते हैं, तो औद्रक दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जल के स्रोत के पास पाए जाते हैं। पर्वत दुर्ग का नाम से पता लग रहा है कि पर्वत पर पाए जाएंगे। दानवन दुर्ग वे होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तानी स्थल पे पाए जाते हैं, तो उसे हम दानवन दुर्ग कहते हैं। वहीं पर वन दुर्ग वनों के घने जंगलों में पाए जाएंगे। वहीं पर शुक्र नीति ने 9 प्रकार के आपके क्या बताए हैं, दुर्गों के प्रकार बताए हैं। 4 जो कौटिल्य ने बताया उनको तो इसने सम्मिलित किया ही किया है अपने वर्गीकरण में, प्लस में जो 5 है वो अन्य प्रकार के भी दुर्ग इसने बताए हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है वो है पारख और यहाँ पे पारिद कर लेना, ठीक है। तो दानवन को सेकंड टाइम रिपीट हो गया तो धानवन की जगह पारिद लिख लेना। और 8वां होता है सैन्य दुर्ग, एरन दुर्ग और सहाय दुर्ग। तो ये 9 जो हैं वो दुर्ग किसने बताए हैं, शुक्र नीति ने बताए हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी डेफिनेशन कि ये जो दुर्ग होते हैं इनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया औद्रक दुर्ग जो कि जल के स्रोत के पास पाया जाएगा। पारिक का एंडिंग ख वर्ड याद रखना है और पारिद का भी एंडिंग वर्ड द हमें ध्यान रखना है। पारिक ख मतलब खाई, तो जिसके चारों तरफ खाई पाई जाएगी उसे हम पारिक कहेंगे। और पारिद पारिद मतलब परिधि, तो जिसके चारों तरफ परकोटा या परिधि पाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, पारिद दुर्ग कहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद है दानवन दुर्ग जो रेगिस्तान स्थल पे पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, दानवन कहेंगे। गिरी दुर्ग जो किसी गिरवी या पर्वत या पहाड़ पे पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, गिरी दुर्ग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वन दुर्ग वनों के अंदर घने वनों में पाए जाएंगे वन दुर्ग होंगे। सहाय दुर्ग का मतलब होता है कि ऐसे दुर्ग जो कि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित जो सेना होती है वो सहायता के लिए होती है जिसके, और साथ में जो बंधुजन होते हैं वो रहते हैं, मतलब सहायता करने वाले जो बंधुजन हैं या फिर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना है वो रहती है, उसे हम सहाय दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जो होते हैं वो जो कि सेना से पूर्णतः सुरक्षित रहता है। सेना जो है वो हर समय तैनात रहती है और ऐसी सेना होती है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, हराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट उसके बाद है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जिसकी जो मार्ग होते हैं उसमें खाई कांटे पत्थर ऐसे, मतलब इतना कठिन मार्ग होता है कि जहाँ पर पहुँचा ही आसानी से घोड़ों के माध्यम से या किसी प्रकार से आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता, ठीक है। कठिनाइयों को झेल करके ही जो है वो रास्ते को तय किया जा सकता है। ऐसे दुर्ग को एरन दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कि राजस्थान के जो यूनेस्को की विश्व विरासत है उसमें किन दुर्गों को सम्मिलित किया गया है। तो टोटल हैं 6 दुर्ग जिनको जो है विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया है। और इसको याद कैसे रख सकते हैं, 2 हमें सब्जियां याद रखने, 2 हमें फल याद रखने हैं और 1 सब्जी याद करके हम क्या कर सकते हैं कि ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। मतलब क्या है इसका, तो मतलब चीकू और आम ये 2 फल हमें याद रखने हैं और गाजर जो है 1 सब्जी हमें याद रखनी है। चित्तौड़गढ़ यूनेस्को के विश्व विरासत के दुर्गों को याद रखने के लिए। तो ची से हो गया हमारा चित्तौड़गढ़, और कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। तो इस प्रकार से ये जो 6 हैं वो क्या हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किए गए हैं।
नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये किसने बनाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है मेवाड़ रियासत का ही दुर्ग था। अब इसका जो निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था, और इसका जब चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया तो इसका नाम रखा गया था चित्रकूट दुर्ग। अब बात आती है ये किस प्रकार का दुर्ग है? तो ये है गिरि प्रकार का दुर्ग। कैसा है? गिरि प्रकार का दुर्ग है, यानी कि ये किसी न किसी पर्वत या पठार के ऊपर पाया जा रहा है। तो कौन सा पठार है जिसके ऊपर ये पाया जा रहा है? तो ये है मेसा के पठार के ऊपर। ठीक है, मेसा के पठार के ऊपर ये पाया जा रहा है। और मेसा का पठार स्थित कहाँ पे है? मेसा का पठार जो है वो गंभीरी और बेड़च जो दो नदियां हैं उसका जो संगम स्थल है उसके पास में ही अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला का पठार है मेसा का पठार। उस मेसा के पठार के ऊपर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद है कि भाई नदियाँ हो गया गंभीरी बेड़च का संगम, और इसके उपनाम क्या क्या हैं? इसके उपनाम है राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव और चित्रकूट दुर्ग। ये 3 इसके क्या हैं? नाम है। कौन कौन से? राजस्थान का दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव और चित्रकूट दुर्ग। और इसे लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है कि इसके बारे में क्या कथन कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़े हैं, कि भाई सबसे बढ़िया जो गढ़ है वो है चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी तो छोटी छोटी गढ़ियाँ ही हैं उसके सामने। तो ये इसके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बारी आ जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख साक्यों को जानने की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में टोटल हुए हैं 3 साके। कितने साके हुए हैं? 3 साके हुए हैं। सबसे पहला जो साका हुआ है वो हुआ है 1303 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ है? राणा रतन सिंह के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो 1303 ईस्वी में जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर प्रथम साका होता है उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक थे वो थे राणा रतन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है 1534 और 35 ईस्वी। 1534 और 35 ईस्वी में जो साका होता है वो द्वितीय साका होता है, और किस किस के मध्य होता है? बाघ सिंह। ये जो साका होता है बाघ सिंह के समय होता है, और बाघ सिंह करते हैं और बहादुर शाह जो होते हैं उसके साथ होता है। नेक्स्ट जो तीसरा जो साका हुआ था वो हुआ था साल 1567 से लेकर के 68 के बीच में हुआ, और किस किस के मध्य में? जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़, और किसके साथ इनका झपटा हुआ? इनका झपटी जो है वो हुई थी अकबर के साथ। तो इस प्रकार से जो है वो ये 3 साके हुए थे। जो प्रथम 1303 ईस्वी में जो प्रथम साका होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हिसाब से तो प्रथम था, लेकिन राजस्थान का दूसरा साका था, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहला जो साका हुआ था वो हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आता है ये ऊपर ऊपर से तो हमने देख लिया कि भाई ये साके हुए थे, इनके समय में हुए थे, लेकिन स्टोरी क्या थी, पीछे कहानी क्या थी? क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हमारे ऐसे साकों में डीप में से पूछे जाते हैं, तो हमें इसकी पूरी स्टोरी जो है वो जाननी पड़ेगी। तो स्टोरी ये है कि जो सबसे पहला जो साका हुआ था 1303 ईस्वी का, इसकी स्टोरी ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं इनका चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण का क्या कारण था? इसका आक्रमण का कारण ये था कि जो राणा रतन सिंह की वाइफ जो पद्मिनी थी उसको अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उनकी सुंदरता के चर्चे उन्होंने बहुत सुने थे। और दूसरा बात ये था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था? विस्तार करना चाहता था, और वो चाहता था कि भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग जैसे महान दुर्ग या बड़े सिरमौर दुर्ग को जीत लिया जाए, जिससे ताकत जो है उनकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, साल 1303 ईस्वी में वो चित्तौड़गढ़ पे क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उस समय राणा रतन सिंह जो होते हैं, खाद्य सामग्री जो होती है वो दुर्ग में समाप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से राणा रतन सिंह और गोरा और बादल, वीर गोरा और बादल जो होते हैं वो निश्चय करते हैं केसरिया करने का। और जब वो केसरिया करते हैं तो वो क्या कर देते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं पर जो जौहर है वो रानी पद्मिनी के द्वारा किया जाता है।
अब जब जौहर और केसरिया हो जाता है, संपन्न हो जाता है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर कब्जा हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जैसे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा होता है तो वो अपने पुत्र खिज्र खां को क्या कर देता है? यहाँ का शासक नियुक्त कर देता है, मतलब शासन जो है चित्तौड़गढ़ का वो उसे सौंप देता है खिज्र खां को। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम जो है वो बदल करके खिजराबाद रख देता है। अब ये जो खिजराबाद है इसके ऊपर कुछ समय तक तो खिज्र खां जो है वो शासन करता है, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद वो जो उसका मन उब जाता है, वो फिर क्या है, जो जालौर के शासक कान्हड़ देव सोनगरा उसका भाई होता है कौन? मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को शासन जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वो सौंप करके कहाँ चला जाता है? वापस चला जाता है खिज्र खां। और इस प्रकार से मालदेव सोनगरा के पास जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का हो जाता है शासन हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद जो हमीर शिशोदिया शाखा के गुहिल वंश की जो शिशोदिया शाखा है उसके शासक होते हैं हमीर देव। हमीर देव क्या करते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे ऊपर आक्रमण कर देते हैं और मालदेव को हरा करके, मालदेव सोनगरा को हरा करके पुनः जो है वो अपना शासन गुहिल वंश जो है वो स्थापित कर देते हैं। कौन? हमीर देव। तो इस प्रकार से वापस से गुहिल वंश का क्या हो जाता है? शासन स्थापित हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद साल आ जाता है 1534 और 35 ईस्वी का समय। इस समय क्या होता है? वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या होता है? द्वितीय शाखा होता है। इस समय जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के राजा होते हैं वो होते हैं विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे बच्चे होते हैं, मतलब इनकी आयु जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। और जो शासन सारा जो संपन्न शासन कार्य जो है वो राजमाता कर्मावती के हाथ में होते हैं। कर्मावती सारे शासन कार्य संपन्न करवाती है। तो अब कर्मावती के समय में क्या होते हैं कि जो बहादुर शाह होते हैं, जो कि कहाँ के शासक होते हैं? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं किसके ऊपर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे साल 1534 ईस्वी में। जब अटैक कर देते हैं तो कर्मावती जो होती है वो क्या करती है? राखी भेजती है हुमायूं को कि हमारी रक्षा के लिए सुरक्षा की जाए, आप हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास आएँ और हमारे दुर्ग को जो बहादुर शाह है उससे बचाएं। लेकिन ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि हुमायूं के पास जो राखी है वो देर से पहुंची, समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से ये साका संपन्न हुआ। अब इसमें क्या होता है कि इस साके में अब केसरिया कौन करता है और जौहर कौन करता है? तो इस साके में जो केसरिया है वो देवलिया प्रतापगढ़ के जो वीर होते हैं रावत बाघ सिंह। कौन? रावत बाघ सिंह जो होते हैं देवलिया प्रतापगढ़ से होते हैं और ये क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और जौहर जो है वो रानी राजमाता कर्मावती जो होती है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब जौहर और केसरिया संपन्न होता है। अब केसरिया में जो बाघ सिंह होते हैं इनकी क्या हो जाती है? ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है और इनका जो स्मारक है वो कहाँ पे स्थापित किया जाता है? पाडनपोल, जो कि मुख्य और पहला प्रवेश द्वार है किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पाडनपोल। उस द्वार के ऊपर क्या है? इनका स्मारक जो है बाघ सिंह का स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। और इस बहादुर शाह का जो सेनापति होता है कौन होता है? रूमी खां, जो कि बहादुर शाह की सेना का क्या करता है? नेतृत्व करता है। तो बहादुर शाह की सेना का नेतृत्व कौन करता है? रूमी खां करता है। कौन करता है? रूमी खां। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है साल 1567 से लेकर के साल 1568 का समय। इस समय जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या होता है? तीसरा साका होता है। अब क्या होता है इस समय जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग होता है वो उसका राजा होता है उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। अब जो महाराणा उदय सिंह होते हैं ये बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी होता है। कैसे डरपोक होता है कि ये क्या करता है कि ये वैसे तो क्या करता है कि जो इसका अकबर जो होता है, अकबर ने क्या, इसका कारण क्या था? साल 1567 से 68 के बीच में तृतीय साका होने का कारण क्या था ये जानते हैं। तो इसका कारण ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो अकबर था, अकबर ने मालवा के जो शासक थे वो थे बाज बहादुर। कौन थे? बाज बहादुर को क्या कर दिया था? उसकी गद्दी से हटा दिया था। मालवा के शासन से क्या कर दिया था? बाज बहादुर को हटा दिया था।
और ये जो बाज बहादुर है वो भागता हुआ कहाँ पे चला गया था, चित्तौड़गढ़ आ गया। और चित्तौड़गढ़ के अंदर इसको जो उदय सिंह होते हैं, महाराणा उदय सिंह होते हैं, वो क्या कर देते हैं, शरण दे देते हैं। और इससे चिढ़ खा जाता है कौन, अकबर, कि भाई मैंने इसको निकाला था, मालवा के शासक बाज बहादुर, मैंने तो इसको शासन से निकाला और ये उसको शरण दे रहा है। तो ये खा जाता है गुस्सा अकबर। तो ऐसे में ये निश्चय कर देता है कि मैं इसका चित्तौड़गढ़ इससे छीन लूँगा। तो ये आक्रमण कर देता है। और जैसे ही आक्रमण करता है तो उदय सिंह जो होता है वो खिसक लेता है, कहाँ से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से खिसक जाता है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो राज्य भार है, वो शासन है, वो किसको सौंप देता है, वो सौंप देता है जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ को। इन 3 बंदों को सौंप करके चला जाता है। अब जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़ है, जब अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, तो ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं किसकी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। और केसरिया करने का, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सामग्री जो होती है वो समाप्त हो जाती है, तो ये केसरिया करने का निर्णय लेते हैं। और ऐसे में क्या होता है, जयमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया और कल्ला राठौड़, इनका क्या हो जाती है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जयमल मेड़तिया, ठीक है, और जयमल मेड़तिया जो होता है और कल्ला राठौड़, इन दोनों का जो स्मारक है वो भैरव पोल और हनुमान पोल, इन 2 जो दरवाजे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, उनके मध्य में बनाया जाता है। और पत्ता सिसोदिया जो होते हैं, इनका जो स्मारक होता है वो रामपोल दरवाजे के आगे बनाया जाता है। तो ये था इसका पूरी डिटेल। अब उसके बाद अकबर जो होता है, ये क्या यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद यहाँ पे शासन करता है, तो नहीं करता ये शासन। ये क्या करता है, शासन तो करता है, लेकिन ये शासक बनाता किसे, ये बनाता है आसफ खां को। इसका जो सेनापति होता है आसफ खां, उसको शासन दे देता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और शासन दे करके खुद कहाँ चला जाता है, ये चला जाएगा अजमेर वापस। ठीक है, तो शासन तो दे दिया आसफ खां को और खुद चला गया कहाँ पे, मेवाड़ के अंदर। तो इस प्रकार से जो होता है वो स्थापित होता है। साल 1568 से लेकर के साल 1615 ईस्वी तक क्या रहता है, मुगलों का शासन जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे रहता है। उसके बाद 1615 ईस्वी में ऐसा क्या घटित होता है कि वापस से महाराणा जो हैं उनका शासन आ जाता है, मेवाड़ के जो महाराणा है उनका शासन स्थापित हो जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। ऐसा क्या होता है, तो क्या होता है कि 1615 ईस्वी में राजा होते हैं कौन, अमर सिंह। कौन होते हैं, अमर सिंह। ये जो अमर सिंह है ये क्या कर लेता है, मुगलों के साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। महाराणा अमर सिंह जो होते हैं वो मुगलों के साथ जब संधि कर लेते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मुगलों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पुणे जो है महाराणा अमर सिंह को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार से साल 1615 ईस्वी में क्या हो जाता है, मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उसका शासन जो है वो वापस से पुण्य स्थापित जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से होगा। ये हो गए हमारे तीनों साक्य, बिल्कुल अच्छे से डिटेल के साथ हमने इसको किया है। आपको ध्यान से सुनना है और इसको कवर कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद है विजय स्तंभ। अब हम देखेंगे विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया, 1637 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1448 ईस्वी में जो है इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। 1437 से लेकर 1448 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। इसके उपनाम क्या क्या है, इसके उपनाम है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर। भारतीय मूर्तिकला का तो विश्वकोश है और हिंदू मूर्तिकला का क्या है, अजायब घर इसे कहा जाता है। विष्णु ध्वजगढ़ विक्ट्री टावर, क्या कहा जाता है, विष्णु ध्वजगढ़ विक्ट्री टावर और लोक जीवन का रंगमंच। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, उपनाम है। नेक्स्ट उसके बाद है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 122 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट या फिर 120 फीट भी कहीं पर लिखा आता है। तो इतनी इसकी ऊंचाई है। इसके अंतर्गत कितनी मंजिलें हैं, 9 मंजिलें विजय स्तंभ में बनी हुई हैं। नेक्स्ट उसके बाद है इसके शिल्पी कौन कौन है। इसके शिल्पी हैं जेता, नापा, पूंजा और पोमा। जेता, नापा, पूंजा और पोमा। नेक्स्ट है इसके अंदर सीढ़ियाँ कितनी हैं, इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इसी प्रकार से जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो विजय स्तंभ बना हुआ है, इस विजय स्तंभ के अंदर विजय स्तंभ जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति
वो किसने लिखी थी? वो अत्रि महेश अत्रि और महेश जो थे लेखक थे, उनके द्वारा जो है विजय स्तंभ प्रशस्ति है वो लिखी गई थी। ये भी हमें बात याद रखनी है। विजय स्तंभ के शिल्पी हमें याद रखने हैं अच्छे से, जेता, नापा, पूंजा और पोमा। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ जो थी वो जीजा शाह बघेलवाला के जीजा शाह थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसकी ऊंचाई जो थी वो थी 75 फीट और इसके अंतर्गत 6, कहीं पर 6 लिखा आता है और कहीं पर 7। मुख्यतः जो है इसकी 6 मंजिलें हैं। और नेक्स्ट ये किसको समर्पित है? ये है आदिनाथ को। जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं आदिनाथ, उनको ये कीर्ति स्तंभ है वो समर्पित है। नेक्स्ट इसके शिल्पी कौन है? अत्रि और महेश। अत्रि और महेश इसके क्या हैं? शिल्पी हैं। किसके? कीर्ति स्तंभ के। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी और क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता है कि इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर है। और ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है किसने बनवाया था? ये बनवाया था बनवीर ने। ठीक है, तो बनवीर ने तुलजा भवानी का क्या बनाया था? मंदिर बनाया था। नेक्स्ट उसके बाद इसके अंतर्गत 720 जैन मंदिर भी स्थित है। कौन सा? 720 जैन मंदिर है, जिसमें 27 देवरियाँ क्या बनी हैं? देवी देवताओं की 27 जो देवरियाँ हैं वो बनी हुई हैं। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो शमशान घाट था, ठीक है, राजाओं का जो शमशान घाट था उसे क्या कहा जाता है? शमशान स्थल को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था महासतियाँ। क्या कहा जाता था? महासतियाँ कहा जाता था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर और कौन कौन से इसमें मंदिर वगैरह हैं? तो इसमें है समीदेश्वर मंदिर। एक समीदेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण जो है वो राजा भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा भोज परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर उसके बाद जो राणा मोक्कल थे उसने अपने नाम पे मोक्कल समीदेश्वर नाम रख करके इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया। तो समीदेव राजा भोज परमार के द्वारा स्थापित जो समीदेश्वर मंदिर थे उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा मोक्कल के द्वारा करवाया गया था और इसका नाम जो है वो मोक्कल समीदेश्वर मंदिर रखा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे कुंभ श्याम मंदिर भी स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर है, मीरा मंदिर स्थित है, श्रृंगार चौवरी स्थित है, बाण माता मंदिर स्थित है और कलिका माता मंदिर भी इस दुर्ग में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब हमें बात याद रखना है कि यहाँ पे कुछ कुंड भी हैं। एक है भीमलत कुंड। ठीक है, भीमलत कुंड हमें याद रखना है जो कि इस दुर्ग में स्थापित है। और इसके अलावा और कौन कौन से दुर्ग यहाँ पे और क्या क्या है? यहाँ पे नवलखा बुर्ज भी स्थापित है, जो कि नवलखा जिस तरीके से हमने पढ़ा कि जो बनवीर थे उनके द्वारा तुलजा भवानी का मंदिर बनाया गया था। इसके अलावा इसी प्रकार से बनवीर जो थे, है ना, जिस तरीके से तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया गया है बनवीर के द्वारा एक नवलखा बुर्ज बनाया गया था। और ये नवलखा जो बुर्ज थी ये क्या थी? कैसी थी ये नवलखा बुर्ज? ये नवलखा बुर्ज थी लघु दुर्ग। क्या था? लघु दुर्ग बनाया गया था, छोटा सा दुर्ग रहने वगैरह के लिए। ठीक है, भीतरी किला बनवाने के लिए, मतलब अंदर किले के रूप में नवलखा बुर्ज जो है बनवीर के द्वारा बनाया गया था। अब इसमें भीमलता कुंड है और इसमें जो है जैन मंदिर, जैसे हमने पढ़ा कि 27 जैन मंदिर इसमें स्थित है। इसके अलावा शांतिनाथ जैन मंदिर भी इसमें स्थित है। कौन सा जैन मंदिर? शांतिनाथ जैन मंदिर भी इसमें स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भीमलत कुंड है। ठीक है, और इस तरीके से एक और चित्रांग मोरी तालाब भी इसमें स्थित है। कौन सा मोरी तालाब? चित्रांग मोरी तालाब। चित्रांग मोरी तालाब जो है वो भी इसमें स्थापित किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें और क्या क्या है? इसमें कुक्कडेश्वर महादेव मंदिर, दो महादेव मंदिर भी हैं इसमें। एक तो कुक्कडेश्वर महादेव मंदिर और इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, तो दो हमें महादेव मंदिर याद रख। इसके अलावा और क्या क्या है दुर्ग में? और है नवलखा महल इसमें स्थित है। गोरा बादल के जो महल हैं वो स्थित है। तो देखो दो इसमें महल है, नवलखा महल, नौलखा महल, और एक नवलखा बुर्ज भी इसी में ही है और नौलखा महल भी इसी में ही है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। गोरा बादल महल है, ठीक है। लाखोटा बारी, अब ये जो लाखोटा बारी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की उत्तरी दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी दिशा में स्थित है लाखोटा बारी। और उसके अलावा रानी पद्मिनी का महल है इसमें, और पद्मिनी कुंड भी है, ठीक है। जिस तरीके से भीमलत कुंड है उसी प्रकार से यहाँ पे पद्मिनी कुंड भी है। इसके अलावा मैंने एक चित्रांगमोरी तालाब भी इसमें पढ़ाया आपको, ठीक है। और कौन सा कुंड है? एक रत्नेश्वर कुंड भी है। कौन सा कुंड है? रत्नेश्वर कुंड। पद्मिनी कुंड, रत्नेश्वर कुंड, भीमलत कुंड, और एक हमारा हो गया कौन सा? चित्रांगमोरी तालाब। तो ये 4 तो कुंड हो गए इसमें। 2 इसमें महादेव मंदिर, कौन कौन से महादेव मंदिर थे? नीलकंठ महादेव मंदिर और कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। और 2 इसमें क्या है? जैन मंदिर है। कौन कौन से थे? शांतिनाथ जैन मंदिर और सतबिस जैन मंदिर। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दरवाजे कितने हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में टोटल हैं 7 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे। इनके नाम क्या क्या है? तो सबसे पहला जो दरवाजा है, मुख्य दरवाजा जिसे हम कहते हैं, वो है पाडन पोल। कौन सा है? पाडन पोल। तो सबसे पहला दरवाजा है। फिर उसके बाद पाडन पोल के बाद जो सेकंड दरवाजा है वो है कौन सा? भैरव पोल। कौन सा है? भैरव पोल। और फिर उसके बाद जो तीसरा दरवाजा है वो है हनुमान पोल। कौन सा दरवाजा है? हनुमान पोल। फिर उसके बाद चौथा दरवाजा जो है वो कौन सा है? चौथा दरवाजा जो है वो है गणेश पोल। कौन सा है? गणेश पोल। और 5वां दरवाजा है वो है जोड़ला पोल। कौन सा है? जोड़ला पोल। और फिर उसके बाद छठा जो दरवाजा है वो है कौन सा? लक्ष्मण पोल। कौन सा है? लक्ष्मण पोल। अब इसी तरीके से लक्ष्मण पोल के बाद अंतिम जो दरवाजा है वो है राम पोल। कौन सा है? राम पोल। तो इस तरीके से ये 7 दरवाजे, इनके नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं। और किसके सामने किसकी प्रतिमा बनी हुई है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि किसके सामने किसकी प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। तो अब बात आती है कि पाडन पोल के सामने किसकी प्रतिमा है। तो पाडन पोल के सामने जो है वो बनी हुई है बाघ सिंह की प्रतिमा, जो सेकंड साके में जो शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे बाघ सिंह, जो कि देवलिया प्रतापगढ़ के वीर थे। देवलिया प्रतापगढ़ के वीर जो रावत बाघ सिंह थे, उनकी जो है प्रतिमा पाडन पोल के सामने बनी हुई है। और जो भैरव पोल और हनुमान पोल है, इनके बीचों बीच जो है वो 2 प्रतिमाएं स्थित हैं। किस किस की? एक तो जयमल मेड़तिया की, ठीक है, जयमल मेड़तिया जो कि तीसरे साके में शहीद हुए थे, और जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़, इन दोनों की जो प्रतिमा है, जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़ की जो प्रतिमा है वो किस पे बनी हुई है? किन के बीच में बनी हुई है? भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में बनी है। अब कल्ला राठौड़ जो है वो लोक देवता के रूप में पूछे जाते हैं, और इनको 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद गणेश पोल, जोड़ला पोल और लक्ष्मण पोल के सामने किसी की भी प्रतिमा नहीं है। राम पोल जो है, इनके सामने किसकी प्रतिमा बनी है? इसके सामने है पत्ता सिसोदिया की, ठीक है। किसकी है? पत्ता सिसोदिया की प्रतिमा बनी हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से। 7 दरवाज़ों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि अंतिम दरवाज़ा कौन सा है, प्रथम दरवाज़ा कौन सा है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हमें ये चीज़ें याद रखनी है। और इसी तरीके से हमारा जो दुर्ग है और उसका सबसे प्राचीन जो दरवाज़ा है वो है सूरज पोल कहलाता है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन दरवाज़ा दुर्ग का वो सूरज पोल है, ठीक है। और ये जो है अन्य 7 दरवाजे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। हम जो हैं वो अगले दुर्ग को कंप्लीट करेंगे, वो होगा हमारा रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर दुर्ग को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, और हमारा ये दुर्ग वाला टॉपिक है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का।